हेलो दोस्तों, आज हम पेपर सोल्व करने जा रहे हैं 30 सितंबर का जो दोपहर का दिन पेपर हुआ था उस पेपर को हम सोल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि इससे पहले हम पेपर को सोल्व करते आ रहे हैं और उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में डिस्कस करते हैं और उस टॉपिक से बनने वाले जो भी सारे प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, पूरा सिलेबस कवर हो जाता है और आने वाले पेपरों में संभावित जो प्रश्न हैं वो आसानी से हल हो जाते हैं। तो उसी कड़ी में एक और कड़ी हम जोड़ने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड पेपर की। केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत की दो सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं, संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और राष्ट्रीय योग्यता और प्रवेश परीक्षाएं निम्नलिखित द्वारा आयोजित की जाएगी। भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र ICSE, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT या राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार ऑप्शन है। जो पहला हमारा ऑप्शन है उसमें क्या देख पा रहे हैं, भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र ICSE। तो ये एक बोर्ड है। कितने बोर्ड काम करते हैं अपने इंडिया में दोस्तों? अपने इंडिया में 3 बोर्ड काम करते हैं। पहला होता है स्टेट बोर्ड, दूसरा होता है CBSE बोर्ड और जो तीसरा है वो है ICSE बोर्ड। तो इनका काम क्या होता है दोस्तों? इनका काम होता है विद्यालय से संबंधित शिक्षा देने का काम, मतलब स्कूल से संबंधित जो भी शिक्षाएं होती हैं उनका देने का काम होता है। ठीक, अब यहां पर दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे आप, एक तो ICSE और दूसरा जो है वो है CBSE। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक है, दोनों ही स्कूली शिक्षा से संबंधित है जिनका काम स्कूल की शिक्षा करवाना और उससे संबंधित एग्जाम करवाने वाला काम होता है। अब बचते हमारे पास कितने? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है इससे पहले IIT की एग्जाम करवाता आ रहा था दोस्तों, जी की एग्जाम करवाने का काम करता था, पर नीट की जो एग्जाम वो इसके द्वारा नहीं करवाई जाती थी। अब सरकार ने निर्णय लिया है तो जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो हमारे पास क्या बचता है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA। अब NTA क्या है दोस्तों ये भी हम समझ लेते हैं। तो 1868 में एक अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट आया था। उस एक्ट के माध्यम से डिसाइड करा गया था कि भाई किसी भी देश में जो भी शिक्षा होती है उसका जो एग्जाम है या उसकी जो परीक्षाएं है वो किसी एक संस्था के द्वारा ली जानी चाहिए, जिससे क्या उसकी गुणवत्ता के बारे में पता चलता है। जैसे हमारे यहाँ पर CBSE पढ़ाता है, ICSE पढ़ाता है, स्टेट बोर्ड पढ़ाते हैं और बहुत सारे ऐसे अलग अलग संगठन है जिनके द्वारा अलग अलग तरह की शिक्षा नीति चलाई जाती है। ठीक, अब उन्हीं के आधार पर एग्जाम होगी, वही पढ़ाने वाले और वही एग्जाम लेने वाले। तो इस बात का कभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकेगा कि वास्तव में जो बच्चे हैं उनका लेवल क्या है, वो कितना पढ़ पा रहे हैं। इसलिए एक संस्था होनी चाहिए जो एग्जाम लेने का काम करे और जिससे वास्तविक पता लगाया जा सके कि वास्तव में बच्चों ने कितना प्राप्त करा है, बच्चों का जो नॉलेज स्तर है वो कितना है। तो इसीलिए 1860 में एक प्रस्ताव आया था और प्रस्ताव पास भी हो गया, पर 1947 के बाद में सरकार आती रही जाती रही, पर सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हाल ही में सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि यार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो है इस प्रकार की जो भी सारी एग्जाम है वो लेगी। फिलहाल में इसकी शुरुआत कहाँ से? इसकी शुरुआत 2 एग्जाम्स होगी, एक तो नीट की और एक जी की एग्जाम इसके द्वारा ली जाएगी। उसके बाद में 2 और एग्जाम लेने का प्रस्ताव है। तो कौन कौन सी एग्जाम ली जाएगी? NTA के द्वारा नीट, जी, ठीक है, ये कुछ एग्जामों का नाम है दोस्तों, ये ली जाएगी। तो यहां पर थोड़ा सा आप इंग्लिश में लिख लीजिए। तो ये जो एग्जाम है ये किसके द्वारा ली जाती है दोस्तों?
पहले अलग अलग संगठनों के द्वारा ली जाती थी, पर अब ये जो एग्जाम है किसके द्वारा ली जाएगी दोस्तों? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के द्वारा। तो नीट, जी नेट, एनटीएसई, एनटीईटी और एनटीई, ये अलग अलग एग्जाम होती है अलग अलग संगठनों के द्वारा। अब ये सारी जो एग्जाम है किसके द्वारा ली जाएगी? वो ली जाएगी एनटीए के द्वारा। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, हालांकि इसमें कुछ और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर से काफी प्रश्न बन सकते हैं, और वो प्रश्न कुछ इस तरीके से बनेंगे। यह निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। अब इसका नाम बदल दिया गया दोस्तों, हाल ही में इसका नाम बदला गया है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नया नाम रखा गया है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि मानव संसाधन, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका जो नया नाम है वो क्या है दोस्तों? नया जो नाम है वो है शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नाम से ये जाना जाएगा। तो ये इसका नया नाम हुआ, पुराना नाम जो था मानव संसाधन मंत्रालय या केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से ये जाना जाता था। अब इन्होंने एक नई शिक्षा नीति भी लागू करी। क्या लागू करी है? नई शिक्षा नीति, जिसको क्या कहा जाएगा? 2020 शिक्षा नीति। इससे पहले भारत में कब शिक्षा नीति बनी थी? तो 1986 में। अब आप समझ सकते हैं 34 ईयर पहले आखिरी बार शिक्षा नीति बनी थी। हालांकि 99 में 99 में इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया था, पर तब से लेकर पुरानी ही शिक्षा नीति चल रही थी और काफ़ी समय से देश में डिमांड उठ रही थी कि नई शिक्षा नीति लागू करनी चाहिए, सरकार को नई शिक्षा नीति पर ध्यान देना चाहिए। इसी कारण नई शिक्षा नीति आई और उसका जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा दोस्तों? 5+, भूलिएगा मत, 3+3+4। ठीक है, इसमें नर्सरी, एलकेजी प्लस यूकेजी प्लस 1 प्लस 2, देन 3+4+5, देन 6+7+8, देन 9+10+11+12। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों? 1 2 3 4 5, फिर 3 4 5, तो 5+3, फिर 6 7 8 +3 और +4। तो ये नई शिक्षा नीति, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई है, तो उनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा या फिर मेरा लेक्चर देख लीजिएगा इससे संबंधित। तो उसमें आपको जो नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें डाली गई है वो आपको पता चल जाएगा। तो मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। जो पोखरियाल जी हैं ये इसके मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्री है, तो पोखरियाल जी का नाम मत भूलिएगा। पहले प्रकाश जावड़ेकर जी थे, पर अभी जो है वो पोखरियाल जी है। तो ये हमारा शिक्षा नीति से संबंधित हो गया। कब आई? 2020 में। आखिरी बार शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में। नया नाम शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो उससे संबंधित और भी किसी प्रकार का प्रश्न मुझे नहीं लगता कि छूटा है। हमारा शिक्षा नीति से संबंधित सारी चीजें हो गई है। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न नंबर सेकंड, दूसरा प्रश्न। तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले पृथक चरण शक्ति स्थल सौर पार्क का उद्घाटन हुआ है, जो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटका। हाल ही में तुमकुर जिले में, जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्र है जिसका नाम है पावागढ़, वहां पर सौर पार्क स्थापित करा गया है। क्या खासियत है सौर पार्क की? ये एशिया का सबसे बड़ा
सौर पार्क है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा सौर पार्क, जहां पर करीबन 2000 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। 13,000 एकड़ में ये फैला हुआ है। कहां पर है ये? कर्नाटका में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 2018 में। किसके द्वारा करी गई थी? वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी के द्वारा। जी के द्वारा। तो तुमकुर जिले में पावागढ़ जगह पर इससे संबंधित एक और आ सकता है सौर ऊर्जा से संबंधित दोस्तों, और वो क्या है कि भारत में सबसे पहले कहां पर सौर ऊर्जा स्थापित करी गई थी? तो माधोपुर में। माधोपुर में सबसे पहले सौर पार्क लगाया गया था। कहां पर? ये राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। अब सोलर प्लेट तो आपने देखी होगी, उसमें बहुत सारे पैनल्स बने रहते हैं। उन पैनल्स में जो सूर्य की किरणें आती है उनको कैच करा जाता है, और उन जो सोलर पैनल होते हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, और वो जो पैनल से एक दूसरे को कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर भी हीट जनरेट होती है। बस उसी को बैटरी के माध्यम से सेव कर ली जाती है और बिजली का प्रयोग करा जाता है। अब इंडिया, क्योंकि हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मतलब हमारा कुछ हिस्सा भूमध्य रेखा के करीब और कुछ हिस्सा जो है मकर रेखा के करीब है, जहाँ पर साल भर अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है। और जब अच्छा खासा टेम्परेचर हो, बारिश का समय बिल्कुल निश्चित हो, तो उन स्थानों पर आसानी से सौर ऊर्जा जनरेट करी जा सकती है। तो भारत में ऐसा अंदाजा है कि आने वाले समय में 45,000 मेगावाट बिजली हम आसानी से जनरेट कर लेंगे। तो ये बिजली हमारी पूर्ति तो करेगी, साथ में हम बाकी जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर भी सौर ऊर्जा को आसानी से निर्यात कर सकेंगे और हमारा एक इनकम का सोर्सेस बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इसी कड़ी में सबसे पहला जो अचीवमेंट है वो क्या है? तुमकुर जिले में डाला गया था। हालांकि एक और प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है दोस्तों? तो शाजापुर में है। कहाँ पर है? शाजापुर में। जिले का नाम ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो फिलहाल में कहाँ पर संचालित हो रहा है? शाजापुर जिले में। अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे? कैलाशनाथ काटजू जी, श्री भगवंतराव मंडलोई जी, द्वारका प्रसाद मिश्र जी और पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो यहाँ पर आंसर आएगा कैलाशनाथ काटजू जी। महान प्रतिभा के धनी थे ये, एक कुशल नेता होने के साथ साथ समाज सेवक भी थे और बहुत ही अच्छे वक्ता थे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये बोलना स्टार्ट करते थे तो विपक्ष के नेता लोग भी इनको सुनने के लिए कुछ समय के लिए चुप हो जाया करते थे। तो ये मध्य प्रदेश के तृतीय मुख्यमंत्री थे। अब देख लेते हैं हम कि जो पहले थे वो कौन थे दोस्तों? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन में दिया है पंडित रविशंकर शुक्ल, रवि शंकर शुक्ल। द्वितीय मुख्यमंत्री जो थे वो थे भगवंतराव मंडलोई जी। भगवंत राव मंडलोई जी। तीसरे जो थे दोस्तों वो कौन थे? वो थे श्री कैलाशनाथ काटजू जी। हालांकि मैं वहां पर भी लिख सकता था, पर कारण क्या है मैं बताता हूं आपको। कैलाशनाथ काटजू। चौथे जो थे कौन थे? भगवंतराव मंडलोई जी, वापस मुख्यमंत्री बन गए थे मध्य प्रदेश के। भगवंत राव मंडलोई। और जो पांचवें हैं वो कौन है दोस्तों? वो है हमारे द्वारका प्रसाद मिश्रा। पंडित द्वारका
प्रसाद मिश्रा। तो ये 5 मुख्यमंत्री का जिक्र है। उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि प्रथम बता लिया हमने, द्वितीय बता दिए, तृतीय बता दिए, चतुर्थ बता दिए और पांचवें बता दिए। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश में फिलहाल में शिवराज सिंह जी चौहान है वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है और कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दोस्तों, तो आप एक काम करिएगा कि आप उनका नंबर पता करिए कि वो कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है। अगर फिर भी भूल जाते हैं आप तो फिर हम डिस्कस करेंगे ही, अगले पेपर में मैं खास कर डिस्कस करूंगा। तो ये आज का आपका होमवर्क है जिसको आपको याद करना है। तो आप इसको याद करिए कि शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है। कमलनाथ जी का भी आ सकता है, और कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं शिवराज सिंह जी चौहान और कितने समय के लिए। तो आपका होमवर्क है। आज से मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको भी कुछ थोड़ा बर्डन दिया जाए, क्योंकि अभी तक मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही याद करता हूँ, सिर्फ आप लोग सुनते हैं। तो आपको भी कुछ दिमागी कसरत दी जाए, और वो जो होमवर्क है, वो जो मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं याद करने के लिए, सर्च करने के लिए, वो अगर आपने नहीं भी करा तो अगले पेपर में डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गए मुख्यमंत्री। अब गवर्नर की बात कर लेते हैं। राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल मैंने आपको कल बताया था, अगर याद हो आपको तो। प्रथम राज्यपाल कौन है? सीतारमैया जी। द्वितीय या दूसरे? हरिविनायक पाटस्कर। ठीक, तीसरे? सी रेड्डी। चौथे? दीक्षित जी। और पांचवें वापस सी रेड्डी जी। अब यहां पर आसानी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो दूसरे नंबर पर बने थे वही चौथे नंबर पर बने थे, और राज्यपाल जो तीसरे नंबर पर बने थे वही पांचवें नंबर पर बने थे। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो प्रश्न है वो काफी आसान हो गया है, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5 जो दीक्षित जी है उनका नाम पीवी दीक्षित जी। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि यार ऑप्शन में 2-3 दीक्षित है, वैसे तो आता नहीं, पर अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन हुआ कि यार 2-3 ऑप्शन में दीक्षित है तो क्या करा जाए, तो फिर ये आप याद कर सकते हैं ना। तो पीवी दीक्षित जी कौन से नंबर के हैं? 5वें नंबर के। तो गवर्नर, 5 गवर्नर की बात हो गई। अब 5 ही मुख्यमंत्री की बात हो गई। अब गवर्नर अभी फिलहाल में कौन है? मैंने आपको इससे पहले बताया था, आनंदीबेन पटेल। उनके पहले कौन थे? लालजी टंडन। तो यही होमवर्क जो मैंने मुख्यमंत्री वाला दिया, वही होमवर्क आपको गवर्नर के बारे में दे रहा हूँ कि अभी आनंदीबेन पटेल हैं, कार्यवाहिक है वैसे। तो वो कौन से नंबर की गवर्नर है मध्य प्रदेश की, और कितनी बार गवर्नर बन चुकी है मध्य प्रदेश, क्योंकि इससे पहले भी वो लालजी टंडन से पहले गवर्नर थी दोस्तों। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री या गवर्नर से संबंधित, या गवर्नर को राज्यपाल भी कहा जाता है, तो उससे संबंधित हमारे प्रश्न हो गए कंप्लीट। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी है? 25 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी है दोस्तों? याद करिए, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। कितनी है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए जितनी उम्र है उतनी ही राज्यपाल बनने के लिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होती है? 35 साल। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल, क्योंकि आपको लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनना पड़ता है। और लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा का या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। वहीं पर राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो भूलिएगा मत। विधानसभा और विधान परिषद, मध्य प्रदेश में विधान परिषद है क्या? नहीं, भारत के सिर्फ 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्यों में है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? याद आया दोस्तों, कल इस प्रश्न को हम डिस्कस कर चुके हैं, और सारे जो नृत्य हैं और उनके जो राज्य हैं उनके बारे में बता चुका हूं आपको।
तो हालांकि यकीन मानिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सर ने पहले पेपर देख लिए हैं उसके बाद में सोल्व करवा रहे थे, इनको पता है कि आने वाले पेपर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, उस हिसाब से बताएंगे। पर यकीन मानिए दोस्तों, बिलीव मी कि मैंने आपके पेपर देखे नहीं। मैं पहला पेपर सोल्व करता हूँ, फिर दूसरा पेपर देखता हूँ, फिर तीसरा। इससे क्या है कि थोड़ी क्यूरियोसिटी बनी रहती है मेरे अंदर भी कि यार कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, और फिर मैं अपने आप को जज करता हूँ कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से आपके प्रश्न पत्र के कितने प्रश्न कवर हुए। तो थोड़ा सेटिस्फाई होता है जब वो प्रश्न देखने को मिलता है, तो अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ यार हमने जो टॉपिक पढ़ाया वो आया। अब अगर सारे पहले मैं देख लूंगा तो फिर मेरा भी दिमाग कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा कि यार यही चीजें पढ़ाई जाए, यही चीजें पूछी जा रही है। बट आई एम नॉट कंट्रोलिंग माई सेल्फ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आपकी ही तरह अनभिज्ञ होकर पेपर सोल्व करूँ, और फिर हम देखें कि हमने जो पेपर सोल्व करे हैं और आने वाले पेपर है वो कितने उसमें से बैठ रहे हैं। तो हमने कल बात करी थी घूमर कहाँ का नृत्य, राजस्थान का है ना। घूमर क्यों कहा जाता है कि जो जिसको बोलते हैं ना घाघरा लेडीज लोग पहनती है, उसको कुंभ के रूप में जाना जाता है। इसमें ना उसको घुमाकर डांस करा जाता है, तो जो कुंभ है वो जब घूमता है तो उसे घूमर कहा जाता है। इस नृत्य का नाम आया घूमर। ये भील जनजाति के द्वारा लाया गया है। खासकर राजस्थान में किसी भी प्रकार के जो भी त्योहार होते हैं, किसी जगह पर जब कुछ लोग सेलिब्रेशन करते हैं तो उस समय इस नृत्य का आयोजन होता है। हालांकि मैंने कल डिस्कस कर दिए थे पर मेरा मन नहीं मान रहा है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। आपने लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, पर अगर 2 बार आप लिखेंगे तो यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा। तो कुछ खास नृत्य को हम फिर देख लेते हैं। कौन कौन से नृत्य, पहले वो हम लिख लेते हैं। पहला है बिहू, शायद आगे और आपको देखने को मिले। फिर आता है गरबा, फिर आता है मटकी, फिर आता है कथक, फिर आता है कथकली, फिर आता है भरतनाट्यम, फिर आता है कुचिपुड़ी, फिर आता है नौटंकी, फिर आता है काठी, काठी के बाद में आता है लावणी, और कोई सा खास भरतनाट्यम हो गया मोहिनी अट्टम, अब बिहू कहां पर चलता है दोस्तों? आसाम में, असम। गरबा कहां चलता है? गुजरात में। आने वाले हैं इसके दिन। मटकी कहां चलता है? हमारे मध्य प्रदेश में। कथक कहां चलता है दोस्तों? तो कथक चलता है उत्तर भारत के राज्यों में। इसका कोई एक राज्य डिसाइड नहीं है, तो इस कारण इसको उत्तर भारत ही कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, इन राज्यों में काफी प्रसिद्ध है। इस कारण कथक उत्तर भारत का डांस है। कथकली कहाँ होता है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों होते हैं केरल में। भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। नौटंकी कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। काठी कहाँ होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। लावणी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। और मोहिनी अट्टम कहाँ होता है? केरल में। तो ये कुछ नृत्य थे और उनके राज्य। अब नृत्य से संबंधित कोई सा प्रश्न आए दोस्तों, चूकना नहीं है। अब ऐसा ना हो कि हम फिर कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा नृत्य कहाँ हो रहा है, ये वो। तो आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजन, मतलब किसी भी प्रकार का मुझे बहाना नहीं चाहिए। हमने 2 बार डिस्कस कर लिया है। तो आसाम भी आ गया। हाँ, पंजाब तो छूट ही गया। पंजाब छूट गया। पंजाब का है गरबा। हाँ, पंजाब का गरबा नहीं, पंजाब का भांगड़ा है दोस्तों। पंजाब का है भांगड़ा।
पंजाब का क्या हो रहा है यार मेरे साथ? भांगड़ा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ खास नृत्य हैं, हालांकि मध्य प्रदेश में और भी चलते हैं, वो इतने पूछे नहीं जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। फिफ्थ, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया गया है? आपने टीवी पे देखा होगा, पेपरों में पढ़ा होगा, जागो ग्राहक जागो, है ना। तो किसके द्वारा ग्राहकों को जगाया जा रहा है और ग्राहकों को हर जगह लूटा जा रहा है? इतना जगाने के बाद में भी ग्राहक को लूटा जा रहा है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी ना। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, ना। खाद्य और कृषि संगठन, ना। वायदा बाजार आयोग, मतलब वायदा करा जा रहा है बाजार में आपसे, तो इसके द्वारा जागो ग्राहक जागो है। ये 1951 में इसके लिए एक प्रस्ताव आया था और 1952 में ये आयोग बना। हालांकि हम कुछ आयोगों के बारे में कल बात कर चुके हैं। मानव अधिकार आयोग हमने बात करी थी, हमने बात कर रही थी राज्य पुनर्गठन आयोग की, उसके अलावा निर्वाचन आयोग के हमने बारे में बात कर ली थी और बहुत सारे आयोग हमने डिस्कस करे थे। तो बाकी जो बचे आयोग आज हमारे सामने आ गए। वायदा बाजार आयोग का मुख्य काम क्या होता है? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, कि ग्राहकों के अधिकारों के लिए लड़ना और ग्राहकों को अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उनके लिए ग्राहकों की मदद करना। एनजीओ के थ्रू भी और जो सरकारी उपक्रम होते हैं उनके माध्यम से भी, और भी बहुत सारे प्लान चलाए जाते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ पर उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपको याद हो तो कल हमने बात कही थी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 15 मार्च, याद हो आपको तो ये भी आगे आ जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है 15 मार्च को और राष्ट्रीय मनाया 24 दिसंबर को। और ये कब बनाया गया था? उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता फोरम कब बनाया गया था? ये भी आज पूछा जा सकता है। तो उपभोक्ता फोरम बनाया गया था 1986 में, जिसको क्या कहा जाता है? कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो शॉर्ट फॉर्म में से क्या कहा जाता है? कोपरा। तो याद रखिएगा, कोपरा का फुल फॉर्म क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। इससे पहले 1976 में भी एक एक्ट आया था जिसको कहा जाता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जरूरी सामान से संबंधित विधेयक, जिसमें जरूरी सामान के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़खानी होती थी या मिलावट होती थी तो जेल थी। उससे पहले 1950 में भी एक एक्ट आया था 1955 में। देखिए मुझे एकदम याद आते जा रहे हैं। तो 1950 एक आया था, तुलने से सामान को तोलने से संबंधित एक्ट था। उसमें अगर सामान को कम तोला जाता है ग्राहक को तो भी सजा का प्रावधान था। तो 1955, फिर 1976 और 1986 में तो उपभोक्ता फोरम एक्ट आ ही गया। उपभोक्ता फोरम में बातें होती है। तो वायदा बाजार आयोग, अब वायदा बाजार आयोग और भी बहुत सारे काम करता है ना। अपनी तरफ से क्या है, कुछ स्टैंडर्ड या मापदंड देता है। उन्हीं मापदंड के आधार पर जो ग्राहक होते हैं उनको पता चलता है कौन सा सामान खरीदना और कौन सा नहीं खरीदना। कौन कौन से मापदंड है? तो जैसे आपने सुना होगा ISI, हालांकि इसका नाम तो आपने पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी के रूप में भी सुना होगा। ISI पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी नहीं है, ये गुप्तचर एजेंसी है उनकी। जैसे हमारे यहाँ पर रॉ या रॉ के अलावा रिसर्च एनालाइज विंग और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसी प्रकार वहां पर क्या है? ISI। पर ये क्या है? ये मापदंड है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स। ISI, एग मार्ग का नाम सुना होगा आपने, एग मार्ग, उल मार्ग, हॉलमार्क, FCI, हो गया, हॉलमार्क हो गया, उलमार्क हो गया, एगमार्क हो गया, ICI हो गया। और कौन सा छूट रहा है दोस्तों? सोना हो गया, कपड़े हो गए, एगमार्क हो गया, हमारे खेती के बाड़ी का सामान हो गया, खाने पीने का सामान हो गया। ठीक है, तो ये होता है
कंज्यूमर गुड्स से संबंधित, मतलब उपभोक्ता सामान, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। एक मार्ग जो होता है कृषि उत्पादों के लिए, वूल मार्ग जो होता है ऊनी उत्पादों के लिए, हॉलमार्क जो होता है सोने के आभूषणों से संबंधित, और FCI जो होता है खाने के सामानों से संबंधित। तो ये कुछ वायदा बाजार आयोग के द्वारा स्टैंडर्ड डिसाइड करे गए हैं। इनको देखकर ही कंज्यूमर को खरीदना चाहिए। अगर इनको देखकर नहीं खरीद रहा है तो फिर उसके साथ किसी ना किसी प्रकार की चीटिंग हो सकती है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन बन रहा है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि लोगों को टैक्स देने के लिए, साथ में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब ये काफ़ी फेमस है, मतलब भारत में अगर किसी प्रकार कोई निवेश कर रहा है तो उसके अधिकारों को जो संरक्षित कराया जाता है सेबी के द्वारा कराया जाता है। तो इनके द्वारा भी एक अभियान चलाया जा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो जाए कि कहीं इनसे संबंधित प्रश्न पूछ ले और हम यहाँ पर छोड़ दें। तो ये इसका होता है निवेशक जागरूकता अभियान। इन्होंने जो अभियान चलाया था कौन सा था? निवेशक जागरूकता अभियान सेबी। खाद्य और कृषि संगठन, इनका काम क्या होता है? कृषि से संबंधित जो भी चीजें होती है वस्तुओं पर ध्यान देना। और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, इसका किसानों को कर्ज देना, किसानों को कर्ज प्रदान करना। तो ये चारों अलग अलग संगठन थे और चारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों ये मत भूलिएगा, ISI एक मार्ग, उल मार्ग, हॉल मार्ग, FCI है ना, FPI भी होता है। थोड़ा मैं FCI और FPI में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। तो FPI और FCI दोनों ही खाने से संबंधित होती है, शायद एक एक्सपायरी डेट से संबंधित होती है और एक खाने की जो गुणवत्ता है उससे संबंधित होती है। तो ये हो गया हमारा मापदंड से संबंधित। अगला जो प्रश्न है 5वें के बाद में आ रहा है प्रश्न 6। प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों का वर्ष में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहले अंतरिम जो गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? बगैर चुनावों के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है उसे अंतरिम गवर्नमेंट कहा जाता है, अंतरिम सरकार कहा जाता है। तो 1947 में 15 अगस्त को भारत से अंग्रेजों ने जाने का निर्णय लिया। अब उनके जानने के बाद में जो भी पूरा कामकाज है, प्रशासनिक कार्य है, वो संभालने की एक अंतरिम सरकार बनाएगी, जिसका काम था कि अगले चुनाव तक सारा कामकाज संभालना। तो 1947 में जो भी सरकार बनी उसका मुख्य काम क्या था? सामान्य जो जनरल इलेक्शन करवाना, जो उन्होंने करीबन 4 या 5 साल बाद करवाए। उसके प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहले नाम काफ़ी प्रस्तावित थे। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आया था, अबुल कलाम आज़ाद जी का भी नाम आया था, पर महात्मा गांधी की पसंद होने की वजह से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे और कांग्रेस में उनकी अच्छी पकड़ भी थी, इस कारण उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो उन्हीं की सरकार ने पहले जनरल इलेक्शन करवाए जो 1951 और 52 में हुए। और जिस प्रकार उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था, जनता ने भी उन्हीं को अगला प्रधानमंत्री चुना। तो 1951 के बाद में जनरल इलेक्शन होते रहे। हालांकि ये जो इलेक्शन हुए थे वो कितने सीट पे हुए थे? 489 पर।
अभी जो चुनाव हो रहे हैं फिलहाल में कितने सीटों के लिए हो रहे हैं? 545 के लिए। कितनी ओवरऑल सीटें हैं? 545। पर जो चुनाव होते हैं दोस्तों वो कितने के लिए होता है? 543 के लिए। और 2 लोगों को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति जी चुनते हैं 2 लोगों को। 543 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, अलग अलग हिंदी में अगर बोले तो सीटें हैं, वहां से चुनकर आते हैं। मैक्सिमम अगर हम बढ़ाना चाहें तो 545 को कितना बढ़ा सकते हैं? संविधान में कितना दिया है कि हम अगर बढ़ाना चाहें लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 552 तक ले जा सकते हैं। तो ये पहला जो चुनाव था 489 सीट के लिए हुआ था, बाद में सीटें बढ़ती चली गई दोस्तों। अब 1951 के बाद में और भी हम इलेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में कब कब इलेक्शन हुए, सामान्य चुनाव कब कब हुए। तो देखिए सबसे पहला तो हुआ 1951, 52। अब 2 इसलिए क्योंकि है ना ये सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे और 1952 में फरवरी तक चले थे। इस कारण 51 और 52 दोनों ही कहना उचित होगा, क्योंकि स्टार्ट किसी और साल में हुए थे और खत्म किसी और साल में हुए, तो हम इनको 51 का भी नहीं कह सकते, 52 का भी नहीं कह सकते, इसलिए दोनों को कंबाइंडली हम कहेंगे 51, 52। फिर दूसरा जो इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1957 में। तीसरा जो हुआ था 1962 में। फोर्थ जो हुआ था 1967 में। फिफ्थ जो हुआ था 1971 में। फिर 1977 में। फिर 1980 में। फिर 1984 में। फिर 1989 में। फिर 1991 में। फिर 1996 में। फिर 1998 में। फिर 1999 में। फिर 2004 में। फिर 2009 में। फिर 14 में और फिर 19 में। तो ये भारत के प्रथम सामान्य चुनाव थे। ये सेकेंड, यहां पर तृतीय, थर्ड, यहां पर फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, तो अभी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं, कौन सी लोकसभा के बने हैं दोस्तों? तो ये भी याद रखेगा कि वो कौन सी लोकसभा के बने हैं? 17वीं लोकसभा के। अब प्रधानमंत्री वाइस उनका क्रम कौन सा? जैसे मैंने अभी आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल का बताया, तो यहाँ पर आप खुद ही पता लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो चुनाव हुआ जवाहरलाल नेहरू बने, जवाहरलाल नेहरू बने, यहाँ पर भी जवाहरलाल नेहरू बने। यहाँ पर फिर 2 साल के लिए कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है वो 66 में हो गई। 67 में कौन प्रधानमंत्री बने? इंदिरा गांधी जी। 1971 का चुनाव उन्हीं की लीडरशिप में हुआ। फिर 77 में कौन प्रधानमंत्री बने? वो उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि इमरजेंसी आ गई थी, और उस समय 2 प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई बने। जो चुनाव हुआ वो मोरारजी देसाई का हुआ, और मोरारजी देसाई के बाद में एक और प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी। ठीक है, उसके बाद में 1984 का इलेक्शन हुआ जिसमें राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। 1989 में कांग्रेस हार गई और कांग्रेस के बाद में 2 प्रधानमंत्री बने, वीपी सिंह जी और के चंद्रशेखर। फिर 1991 में नरसिम्हा राव जी बने। 1996 में 3 प्रधानमंत्री बने एक के बाद एक, अटल बिहारी वाजपेयी क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, एच डी देवेगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल। फिर 96 के बाद में 98 में इलेक्शन हुआ, इस बार भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, पर सिर्फ 13 महीने के लिए बने। फिर वापस 99 में इलेक्शन हुआ और इस बार बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। फिर 2004 में मनमोहन सिंह जी बने, 2009 में मनमोहन सिंह जी बने,
2014 में नरेंद्र मोदी जी और 2019 में मोदी जी। तो आप गिन सकते हैं नामों को कि जैसे जवाहरलाल नेहरू को 3 बार प्रधानमंत्री बने, कब कब बने, 47 से 52 तक, फिर 52 से 57 तक, 57 से 62 तक। तो ओवरऑल उनका कार्यकाल 4 बार हुआ, तो गिनेंगे हम उनको एक ही। तो ऐसे नाम गिन लीजिए आप, सारे नाम आपको पता चल जाएंगे और आंसर निकल आएगा। तो सारी चीज़ों को याद करने की जरूरत है नहीं दोस्तों, कभी कभी क्या ट्रिक का इस्तेमाल भी करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर आप ट्रिक निकालेंगे तो 5 साल 5 साल 5 साल, फिर यहाँ पर सिर्फ 4 साल है, फिर यहाँ पर 6 साल हो गए, तो 5-5 साल का ही रेशो, यहाँ पर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं आ रही है। यहाँ पर 4 साल, फिर यहाँ पर कुछ थोड़ा गड़बड़ आएगा, तो आपको ये याद करना रहेगा, बाकी तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। जनरल इलेक्शन में कौन कौन प्रधानमंत्री बने, किसकी पार्टी जीत कर आई थी, ये भी हो गया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे।